बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू 24/9। मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूज़र मौज़ा। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमन आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो आलमी आज ओजोन लेयर के हवाले से दिन मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर ये दिन मनाने का मकसद ये है कि हम सबको ये मालूम हो कि इन्वायरमेंटल सिचुएशन जो है इस वक्त किस कदर ख़राब है और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ी बेसिक वजह जो ये है कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, मतलब ओजोन लेयर में कमी आ रही है। बिल्कुल ओजोन। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको बचपन के साइंस के लेक्चर्स याद है कि ओजोन लेयर है एक जो हमें प्रोटेक्ट रखती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या था? ओजोन का फॉर्मूला तो खैर मुझे याद O3, इसको O3 कहा जाता है। और इसके साथ साथ क्योंकि मुझे साइंस बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था सब्जेक्ट, तो मुझे बड़ी चीज़ें अब याद आना शुरू हो गई हैं कि ज़रा सी उसमें ब्रीच हो जाए तो सूरज की डायरेक्ट शुआएं जो है वो ज़मीन पर आना शुरू हो जाती हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वो बहुत चेंज हो जाता है। मौसमियाती तब्दीली जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी अब कहते हैं कि अगर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं या गर्मी ज़्यादा आ रही है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, या कुछ खित्तों के कुछ मुख्तलिफ टेम्परेचर्स हुआ करते थे, अब समझ आती है कि ये ओजोन लेयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली व्हेन वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल। अब देखें सिचुएशन ये है कि अगर ओजोन लेयर अब चूँकि इसमें वजूहात बहुत सी हैं, आप अगर देखें कि मशीनरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, फिर और पोल्यूशन जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मसला बढ़ गया। इसके अलावा आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके साथ साथ ग्रीनरी ये बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन, जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत भी काम कर रही है। और इन्वायरमेंटल सिचुएशन ये है कि अगर आप ट्रीज़ नहीं लगाएंगे तो उससे आपके मज़ीद मामला ख़राब होंगे। इसीलिए ग्रीन पाकिस्तान ही मनसूबा बनाया गया। ये इस पूरी दुनिया में फॉलो किया जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा इस पर बेहतर काम किया और मेरे ख्याल में आइंदा भी इस पर बेहतर काम मज़ीद भी गुंजाइश है। जहाँ जहाँ पर भी अगर इस पर काम नहीं हो रहा वहाँ पर किया जाए, क्योंकि अगर आप ग्रीन पाकिस्तान होगा तो उससे आपके मामलात मज़ीद बेहतर होंगे, क्लाइमेट में नाउ इज द टाइम वी नीड टू गो बैक टू ऑर्गेनिक लाइफ। वो ऑर्गेनिक लाइफ जो है वो प्लांट्स के थ्रू ही पॉसिबल है। हम जितना कंक्रीट की तरफ जा रहे हैं, जितना फोकस्ड होते जा रहे हैं अपनी मशीन लाइफ की तरफ, हम नेचर से हटते जा रहे हैं। तो आई थिंक नाउ इज़ द डे कि हम ये डिसाइड कर लें कि हमने अपना अपना रोल प्ले करना है इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए और दुनिया में आप जहाँ जहाँ भी हैं। ये तो हो गया ओजोन की हिफाजती लेयर को महफूज बनाने के दिन के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें भी हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लाहौर का दौरा भी किया, जिस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से, इसके अलावा बहुत से मामलात हैं जिस पर हमने बात करनी है, लेकिन अभी नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान ने कहा इस मंसूबे की बदौलत बैरून मुल्क में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रवां साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, 22 सितंबर तक सरेंडर करना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्तें रद्द कर दी। अदालती फैसले में कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट एक कंसल्टेंट ने बनाई। मुद्दत मुलाज़मत में 1 घंटे की भी तोसी नहीं चाहूँगा। धेले की नहीं, करोड़ों अरबों की करप्शन की गई है। केसेस का जल्द से जल्द फैसला होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुरायर्स को सूरज की ताबकार शुआओं से बचाने वाली ओजोन तह की हिफाजत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एस्ट्रा बेल्जिक की बॉक्सिंग सीखने की वीडियो वायरल। मद्दाहों की जानिब से एस्ट्रा की वीडियो को खूब सराहा जा रहा है। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, जिन्होंने कल लाहौर का दौरा किया और रावी रिवर फ्रंट अर्बन प्रोजेक्ट जिसका हम जिक्र कर रहे थे और पहले भी बात कर चुके हैं, इसकी लागत के हवाले से बात हुई, तखमीना कितना होगा, कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, उसका बाकायदा संगे बुनियाद रख दिया गया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि इस मनसूबे में नए पाकिस्तान का तस्वुर नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब ये मनसूबा चूँकि 1994 में शुरू किया गया इसका आइडिया, लेकिन उसके बाद अब इसको
तो चूँकि इनाग्रेशन हुई है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसका क्रेडिट भी लेगी कि ये मनसूबा हमने शुरू किया। मनसूबा पहले इसलिए ये कामयाब नहीं हुआ कि तरजीह अपना उन्होंने कहा कि माल बनाना था। हमारी हुकूमत ने सिर्फ गरीबों का सोचा है और माजी के हुक्मरान मुल्क को मकरूज करके चले गए। इस मनसूबे की बदौलत बैरून मुल्क से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। इमरान खान साहब ने एक तकरीब से ख़ताब किया था जिस पर उस वक्त गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा फैसल वावडा भी थे, शफकत महमूद भी मौजूद थे चूँकि उनका ताल्लुक भी लाहौर से है, और संगे बुनियाद जो उन्होंने रखा इस मौका पर उन्होंने पौधा लगाया। कहा क्या, आपको सुना। उसने भी कोई बड़ा काम किया है, उसने अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि वो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, वो इसलिए नहीं कि वो बड़े अमीर घर में पैदा हुआ था, वो इसलिए कि उसने बड़ा ख्वाब देखा था। दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम हुआ है पहले वो बड़ी ख्वाब होती है, और ये याद रखें कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें, जब भी आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हमारा आपका सीएम ऑफिस भी पूरी तरह आपके पीछे खड़ा होगा, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो हमारा पूरा उधर से पूरी आपको, जनरल हैदर बैठे हुए हैं जो कि पूरी आपको फेडरल गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करेगी कि जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई, और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोजगार हैं, किधर है नया पाकिस्तान। मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। एक मुल्क को आप मकरूज करके चले जाएं, उसको कर्जे देने हो, उसके पास मुश्किल से पैसा हो अपना मुल्क चलाने के लिए, कर्जे ले मुल्क चलाने के लिए, तो जब वो बेल्ट टाइटनिंग करता है, खर्चे कम करता है, तो उसमें तो लोगों को मुश्किल वक्त गुजरना पड़ेगा। ये तो दुनिया की तारीख है। देखिए दुनिया में जिसने भी तो ये कहना था इमरान खान साहब का। कल वो आए लाहौर, उन्होंने एक मसरूफ़ दिन ऑब्वियसली गुजारा है, और रावी अर्बन प्रोजेक्ट, इसके अलावा जब वज़ीर-ए-आज़म लाहौर आते हैं तो कुछ चेंजेस भी करके जाते हैं। अभी वो चूँकि अभी गए हैं, मतलब अभी जाना है उन्होंने, अभी जाना है, तो जैसे ही वो चले जाएंगे लाहौर से और फिर उसके बाद चेंजेस सामने आएंगी। इसके अलावा लाहौर में जो कि बहुत ज़ेर बहस रही ऑरेंज ट्रेन, अगर उसका जिक्र करें, वो अब डेट दे दी गई है फाइनली। अब ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के एंड में ये चला दी जाएगी। अब ये देखते हैं कि नजर आ रही है। अब मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब जो कुछ करने वाला भी नहीं है, सिर्फ अब चलानी है, सब कुछ तो रेडी है। अब भी अगर ना चले तो फिर क्या कहते हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन का जिक्र करूं तो ये अक्टूबर के एंड में भी नहीं चलेगी। उसकी क्या वजह आप मेरी बात ये आज लिख लें, ये अक्टूबर के एंड में भी इसका इनॉग्रेशन नहीं। चले हम देखते हैं इस मामले पर, वो एक अलग बात है कि होगा क्या, क्योंकि ऑब्वियसली अक्टूबर के एंड पे आकर अब देखते हैं किस बात पे ये डिले होता है। अब डिले होगा या नहीं, ये तमाम मामला क्या है रावी अर्बन प्रोजेक्ट के हवाले से। अच्छा, ऑरेंज ट्रेन के हवाले से थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूँ, चूँकि मैंने ये बोला है कि एक तो ये मंसूबा दिसंबर 2017 में कंप्लीट हो जाना था, लेकिन फिर अदालती जो स्टे ऑर्डर आया जिसकी वजह से काम ताखीर का शिकार भी हुआ। उसके बाद अगस्त 2015 में जब ये काम शुरू हुआ था तो कहा गया था कि हम अपने टेन्योर में, नून लीग ने कहा कि हम मुकम्मल कर लेंगे। 2 दफ़ा आजमाइशी तौर पर शहबाज शरीफ इसको चला भी चुके। फिर रवां साल फरवरी में इसका टेस्ट रन कराया मौजूदा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने, और कहा कि मार्च के एंड में या हम चला देंगे इस ट्रेन को एक डेढ़ महीने के अंदर। लेकिन फिर कोविड आ गया जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के एंड में इसको चला दिया जाएगा। किन बेसिस पर चलाया जाएगा, क्या शराइत होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अलबत्ता इब्तदाइया जो किराया है वो बता दिया गया है कि 40 रुपये रखा जाएगा। बिल्कुल, किराया भी रखा गया 40 रुपये, और इसमें मंजूरी नहीं दी गई क्योंकि पहले ये भी तजवीज़ थी कि किराया बढ़ा दिया जाए 10 रुपये मज़ीद। एनीवेज ये तमाम मामला है। क्या इमरान खान साहब लाहौर आए, क्या इस दौरे से हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्ट किया जाए, लाहौर के जो रहने वाले हैं वो क्या करेंगे, लाहौर रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, प्लान क्या बनाया गया है, हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आसिम शौकत साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं जी? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं हम। आसिम साहब, इमरान खान साहब लाहौर आए कल जी, बिल्कुल। अब आपने देखा है कि रावी अर्बन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह तो कर दिया है, लेकिन साथ उन्होंने ये कह दिया कि जी 50 खरब का ये प्रोजेक्ट है और इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट्स दरकार होंगी, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप से बनेगा। ये बनेगा कब, प्लान क्या है, क्योंकि ये नज़र नहीं आया, सिर्फ कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली 94 से इसका आइडिया रखा गया था, आज 2020 है, तो इतना इट्स नॉट ईजी कि आप इसको फ़ौरन आगे 50 खरब का अरेंजमेंट कर लें। क्या प्रोजेक्ट बनाया गया, किस तरह से करेंगे? अच्छा अबूज़र, अभी आपने, मैं इंट्रोडक्शन आपका देख रहा था, आपने और सीमल ने ना 2 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया जो कि 2 अप्रोचेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट था और एक था रिवर रावी
अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, मैं एक सेइंग अक्सर मैं पढ़ता हूँ नेल्सन मंडेला की, उन्होंने कहा कि एक स्टेट्समैन में और एक पॉलिटिशियन में डिफरेंस ये होता है कि जो स्टेट्समैन है ना वो आने वाली नस्लों का सोचता है, और जो पॉलिटिशियन है वो सिर्फ आने वाले इलेक्शन के बारे में, अगला इलेक्शन सोच रहा होता है। जब ये ऑरेंज ट्रेन बनी थी ना, जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था, तो आइडिया यही था कि 5 साल से पहले ये कंप्लीट होगी, ये एक टेंजिबल प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर लोन लेके जैसे तैसे करके इसको कंप्लीट किया जाएगा और फिर अगले इलेक्शन से पहले अवाम के सामने इसको पेश कर दिया जाएगा। आसिम शौकत साहब, क्या ऐसा ही बीआरटी के बारे में भी सोचा गया था, क्योंकि पेशावर में भी इसको रेप्लिकेट किया गया? अच्छा देखें, और आप ही की हुकूमत दो डिफरेंट चीजें हैं, मैं उस पे आता हूं, पहले मैं जरा इस पे कर दूं। बीआरटी जो है ना, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हमने बहुत सारी चेंजेस हम लेकर आए थे केपीके में, उसमें एक बीआरटी भी थी, पुलिस रिफॉर्म्स थे, बल्दियाती निजाम था, उसमें बीआरटी भी थी। वी वर नॉट जस्ट ओनली फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बट कमिंग टू द पॉइंट के ऑरेंज ट्रेन और इसमें अब ये जो है ना प्रोजेक्ट आपका रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये नस्लों पर मुहित है, ये डेकेड्स पे मुहित है। अल्टीमेटली जो इसकी बेनिफिशियरी है ना वो लोग होंगे, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक हुकूमत नहीं होगी, क्योंकि ये 1 डेकेड 2 डेकेड 3 डेकेड तक जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली लाहौर एज अ सिटी, मतलब क्या फायदा है? अच्छा देखें, इसका कोई एक नहीं है। नंबर 1 आपका ये जो लाहौर की हॉरिजेंटल ग्रोथ शुरू हो गई थी, लाहौर अगर आप देखें तो हॉरिजेंटली बहुत स्प्रेड कर गया था। ये प्रोजेक्ट है जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स पे मुहित होगा और लाहौर की बाउंड्रीज जो हैं वो डिफाइन होंगी और लाहौर थोड़ा सा वर्टिकली ग्रो करेगा। इसकी बाउंड्रीज जो फैल रही थी अनलिमिटेडली वो खत्म हो गई, वो तो ऑलरेडी बंद भी कर दिया गया, अब नहीं फैलेगा। एग्जैक्टली। नंबर 2 आप देखें कि ये इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप 60 लाख दरख्त लगा रहे हैं, अर्बन फॉरेस्टेशन हो रही है, एक पेरिनियल यानी कि 12 महीने एक लेक कायम रहेगी। ठीक है, आपका जो इको फ्रेंडली है, इसमें 5 लाख क्यूसेक वाटर गुजर सकता है। लाहौर में जो इनंडेशन होती है जिसे सैलाब कहते हैं, सैलाब आना बंद हो जाएगा। कैसे? ये अगर रिवर फ्रंट पर ही बनेगा या रिवर के अतराफ में ही बनेगा तो आपको बड़ा अच्छे से आइडिया होगा कि वहाँ कंस्ट्रक्शन करना तो इटसेल्फ बड़ा टेक्निकल होता है। आपको रूट्स को, बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ज़मीन नमी वाली भी होती है, फिर मानसून में हमसे वैसे ही अर्बन फ्लडिंग कंट्रोल नहीं होती है। बिल्कुल ही हम दरिया किनारे एक और शहर आबाद कर देंगे। टेक्निकली इसको बड़ा सोच समझ कर करना पड़ेगा। दुबई देख लें आप, रिवर टेम्स देख लें, तो ये तमाम शहर जो हैं इन्हीं ये जो पानी की ज़ख़ीरे हैं इनके गिर्द आबाद हैं। बल्कि अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो वो तो आबादी बस्ती वहाँ थी जहाँ पानी का जिक्र हो। हम तो डेवलप मॉडर्न सिटीज के ऊपर आ गए, के साथ बना हुआ है। अब देखें 5 लाख क्यूसेक 46 किलोमीटर की ये लेक बनेगी, 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 33 फुट इसकी ऊंचाई है, और ये 5 लाख क्यूसेक, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इतना पानी है कि जब सैलाब आता है और अगर आपके वाटर चैनल्स ठीक हैं और पानी इधर डाइवर्ट हो जाता है, नालों का, नदियों का, बारिश का, तो ये सारा पानी यहाँ से गुजर जाएगा। अच्छा, नंबर 3 एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, इसमें 3 बैराजेस बन रहे हैं। बैराजेस यू नो कि पानी के एक लेवल को एक जगह पर मेंटेन करने के लिए पानी को रोक दिया जाता है। उसका फायदा क्या होगा? मैं वासा की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हर महीने तकरीबन 1 मीटर पानी नीचे जा रहा है। बिल्कुल। दिस इज अ वेरी बिग थ्रेट। अलार्मिंग अच्छा, अब मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं हमारे से पहले, ये उनका कंसर्न नहीं था। देयर मेजर कंसर्न वाज कि किसी तरह कोई ऐसी टेंजिबल कोई प्रोजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन मामला ये फिर वहीं पे रुक गया आके। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, 50 खरब कैसे आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जरूर आ रहा हूँ। मैं पहले आपने पूछा इसके फायदे क्या। अब देखें, ये जो पानी जब कहीं जखीरा हो जाता है ना, तो एक चीज प्रोसेस होता है सीपेज। आपका जो अंडरग्राउंड पानी है वो उसका जो लेवल है वो राइज होना शुरू हो जाएगा। ये चौथी चीज जो अब आपकी तरफ आ जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने जा रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, 18 लाख हाउसिंग यूनिट्स बन रहे हैं, उसके बाद फिल्टर प्लांट्स लग रहे हैं, उसके बाद ये जो नाला, ये जो लेक है, इसकी लाइनिंग होगी, फिर ये जो सिटी है इसकी बाउंड्री वॉल्स बनेंगी, फिर इसमें 13 वो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसमें नॉलेज सिटी है, जिसमें इनोवेशन सिटी है, जिसमें टूरिज्म सिटी है, जिसके अंदर मेडिकल सिटी है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स सिटी है। बिल्कुल ठीक। ये एक इतने बड़े स्केल के 100% लाहौर का हिस्सा होगा या इटसेल्फ इंडिपेंडेंट? लाहौर का हिस्सा होगा, आपका वो लाहौर का हिस्सा होगा। वहाँ शॉपिंग मॉल्स होंगे और वहाँ पर फिर सारे रूट्स कनेक्ट होंगे। जहाँ बिजनेस एक्टिविटी हो रही होती है ऑटोमेटिकली लोग जो है वो हो जाते हैं। अब आ जाए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये अबूदर बार-बार मुस्कुरा रहे हैं। 3 साल में तो मुकम्मल नहीं होगा। 3 साल नहीं, इट इज गोइंग टू बी फॉर
10-15 years at least. Exactly, ये तो आप 45 तक हमारी प्लानिंग है, 2045 तक। सबसे पहले तो आपके हिस्से में जो अभी 3 साल हैं, फॉर एग्जांपल हम इन्हीं की बात करें, इनिशिएट क्या लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि ये कंटिन्यू रहे रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो मर्जी आ जाए, ये प्रोजेक्ट अगर आप समझते हैं कि आवामी है तो क्या उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसा काम कर लिया गया है कि ये मंसूबा चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा? मेरा ख्याल है कि क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए ये सिक्योरिटी बड़ा मैटर करती है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, जिस तरह सीपैक में था, जिस तरह एटॉमिक प्रोग्राम में था कि गवर्नमेंट से मुबर्रा होकर वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू किए। अब हो क्या रहा है, जिस तरह अगेन ये अब क्वेश्चन कनेक्ट करता है अबूजर के क्वेश्चन से कि भाई इतना बड़ा अमाउंट है तो ये पाकिस्तान के अपने पास तो नहीं हो सकता। इसके अंदर 2, 3, 4 ऑप्शंस जो है रखे गए हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जिस तरह लैंड एक्वायर करनी है, जिस तरह बाउंड्री वॉल है, वो तो आपकी बजटरी एलोकेशंस होती हैं, पंजाब की बजटरी एलोकेशंस है। फिर है आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में आप प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं उनको इन्वाइट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, हमारे जो करंट एग्जिस्टिंग डेवलपर्स हैं वो आते हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको बेचेंगे, एग्जैक्टली अर्न करेंगे, दिस सिंपल कमर्शियल प्रोजेक्ट। फिर एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट आपसे कहती है कि जनाब ये जमीन हम दे रहे हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज आप बनाएं, उसके बाद इसकी जो अर्निंग्स होंगी हम अपने हिस्से को कमा लेंगे या सब्सिडाइज कर देंगे, आप अपने हिस्से को कमा लेंगे। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि द वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट होते हैं कि आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रहे हैं, उसके लिए अभी मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट जो ग्रांट है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से फाइनल हो गई है, ऑलमोस्ट वो उसमें कर लेंगे। फिर आपकी ये जो अर्बन फॉरेस्ट बनने जा रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए यूएन द्वारा जो है वो आपको फंडिंग करते हैं। तो ये तमाम एवेन्यूज और ऑप्शंस जो हैं ये है। जब अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जब इंटरनेशनल जो डोनर है या इंटरनेशनल आपका इन्वेस्टर है वो किसी प्रोजेक्ट में आ जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट विदाउट गारंटी नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारी आईपीपीज की है कि एक निहायत गंदा और एक जिसे मैं कहता हूं ना क्वेश्चनेबल था, बड़ा क्वेश्चनेबल इज द राइट वर्ड, चलें कंट्रोवर्शियल क्या लें, कंट्रोवर्शियल एक पैक्ट होने जा रहा था हमारी गवर्नमेंट के दरमियान, लेकिन एक ऐसी सॉवरेन गारंटीज उसमें दी गई थी कि हमारे आने वाली हुकूमतों के हाथ बंद गए थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई इंटरनेशनल डोनर या इन्वेस्टर किसी मुल्क में आता है तो वो सॉवरेन गारंटीज के बगैर नहीं आता, तो वो दे दी गई है बेसिकली। मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे वो आते जाएंगे गारंटीज चलेगा, ठीक है। इसका मतलब गारंटीज हो रही हैं और प्रोजेक्ट आपको लग रहा है कि ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और ये गारंटी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। अब आपने अपने प्रोजेक्ट की तो बात कर ली है, पॉलिटिकल विल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब इज वेरी क्लियर ऑन इट और पॉलिटिकल विल है कि वी हैव टू गो विद इट, इसके बगैर चारा नहीं है। इसमें हमने सैलाब अवॉइड करना है, हमने अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को रेज करना है, हमने इको फ्रेंडली बनाना है। छोटा सा सवाल है, कल खान साहब की पूरी स्पीच मैंने देखी, जब ये इतना कमर्शियल हो जाएगा, इतनी इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी तो जाहिर है उन्होंने कमाना भी है, तो ये तो फिर अमीरों का प्रोजेक्ट हो जाएगा। वहां तो प्राइसेस अगर वो अपार्टमेंट्स की है, दुकानों की है या किसी भी चीज की है, वो तो हाई राइज होंगी। खान साहब बार बार गरीबों का जिक्र कर रहे थे, तो क्या एक गरीब वहां घर ले सकेगा? ये बड़ा एक वन लाइनर सा क्वेश्चन है। उसमें जो हमारा सस्ता घर हाउसिंग स्कीम है उसमें से भी बेशुमार यूनिट्स जो हैं, ये जो 18 लाख यूनिट बन रहा है, इसमें जो आपके प्राइवेट बिल्डर्स होंगे, कितने प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो सस्ता जो घर हाउसिंग स्कीम है, गरीबों को यहाँ पर रिहाइश मिल सकेगी आसान, यही है कि एक क्वालिटी लिविंग गरीब लोगों को जो यहाँ जो मेन लैंड हमारा उसमें नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कि वो स्पेसिफिक जो बनाएगा और सैलरीड क्लास है उसके लिए वो छोटे घर या फिर सस्ते घर उसमें होंगे। इवन मैं आपको बताऊं, आप हम जैसे लोग जो सैलरीड क्लास से हैं, जो अच्छी जिनकी बाइंग पावर है लेकिन घर नहीं इस तरह बना सकते इमीडिएटली, उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर उम्मीद करते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन भी उसी तरीके से और इसके बारे में बातें हो रही हैं। एक और प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपने पहले ही कह दिया कि वो शॉर्ट साइटेड था, उसकी बात आपने खैर कर दी पहले, लेकिन अब उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है। ऑरेंज ट्रेन बेशक प्रोजेक्ट वो पिछली हुकूमत का था, लेकिन एग्जीक्यूट आपने करना था, ऑपरेशनल आपने करना था, जिम्मेदारी आपकी हुकूमत की भी थी। 2 साल हो चुके हैं और वो डिले हुआ किस वजह से वो भी सबको पता है। अब ये जो अक्टूबर की डेट दे दी गई है, सीमल ने तो पहले कह दिया उनको नजर नहीं आ रहा शुरू होते हुए, आप बताएं। अच्छा देखिए, मैं ना ये जो मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं ना, उनको इस तरह चैलेंज नहीं करता, ये बड़े बाखबर लोग होते हैं और कभी कभी ऐसे होता है कि इनकी बात सच भी साबित हो जाती है। लेकिन आपको क्या लग रहा है?
ये पढ़ के और देखते हैं ना, ये ज्योतिषी बन गए होते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना एक न्यूट्रल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता हूँ कि हम सीमेल को चैलेंज नहीं करते। मैं ये कह देता हूँ अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर में हो जाएगा। नहीं, लेकिन अभी तक क्या 2017 में नहीं हुआ, 2020 में बारी आ गई है, अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर में हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। असल चीज देखना यह था कि प्रोजेक्ट आपका नीड बेस्ड होना चाहिए, और वो जो नीड है वो अवाम की होनी चाहिए। नहीं, ये ऑरेंज ट्रेन में अवाम नहीं बैठना है ना, मतलब ऑब्वियसली आप देखेंगे मेट्रो ट्रेन, आपने कहा मेट्रो ट्रेन देखे कितने लोग यूज करते हैं रोजाना, लाहौर में, पिंडी में, इसके अलावा मुल्तान मेट्रो बस जो है, अब मेट्रो बस इतने लोग यूज करते हैं, ये नहीं कि अवामी नहीं है, ऑब्वियसली उसमें बहुत सी दुनिया फायदा उठाती है। अभी ऑरेंज ट्रेन बनेगा, बहुत से लोग फायदा उठाएंगे, ऑब्वियसली लाहौर के दरमियान से इतनी बड़ी 27 किलोमीटर कवर कर रही है, तो ये हो तो रहा है ना, तो इस बारे में बताएं, शुरू होना चाहिए अक्टूबर में। बहुत अबूजर आपने अपने हालात भी देखने हैं। आपको मैं कहूं कि यार अबूजर आप अपने 4 बच्चों के लिए एक गाड़ी खरीद लें, चारों बैठ के चले जाएंगे, आपकी इतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप अपने बच्चों को समझाएं कि इट विल टेक टाइम, जो चीजें जरूरी हैं, पहले इलाज है, पहले तालीम है, तो ये या फिर आप कहें भी हम सायों से कर्जा ले लेंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। देखें अभी भी इन मुश्किल हालात में मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, सिमरन, ये जरूरी है। जिस वक्त हमें हुकूमत मिली ना, जो सबसे बड़ा प्रेशर इमरान खान साहब को और नीचे हुकूमतों को समझ आई ना, वो ये कि हमारी मईशत जो है ना, वो इस वक्त हम बैंकरप्सी के दहाने पे हैं, किसी तरह ये बचाओ। जो पहली हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर हमने डिलीवर करना है तो हमें अपनी मईशत सही करनी पड़ेगी, उसमें से भी निकल नहीं पाए थे तो कोरोना हो गया। अब ये एक सफेद हाथी ऐसा है अभी तो बन गया 11-12 ये बन गया नहीं, उस सब्सिडी वो सब्सिडी कहां से आएगी जो इसकी? तो फिर नहीं चलाना, प्लान नहीं है, 80% बन गया था, सिर्फ आपने एग्जीक्यूट करना था, सड़कों को कारपेट करना था, अच्छा 80% बन गया, और वो जो हर साल 11 अरब रुपए की सब्सिडी देनी है वो कौन देगा? तो फिर अभी इनका इरादा लग रहा है, इसका मतलब इरादा नहीं, इरादा है, हमने तो फैसला कर लिया, क्योंकि एक ऐसा है कि ना करें तब फंसते हैं, करें तब फंसते हैं। आसिम साहब, मैं एक चीज ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहती हूँ, नुमान आज वाला ये चंक संभाल के रख लें, अक्टूबर के लास्ट में ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह नहीं होगा। लेकिन आपने मेरी स्टेटमेंट भी दिखानी है, मैंने इनको चैलेंज नहीं किया, मैंने कहा अक्टूबर में नहीं होगा ना। लेकिन आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि अभी भी हुकूमत तैयार नहीं है, ये ऐसे इसी तरह खंडर बना देंगे इसको, लेकिन चलाएंगे नहीं, ये लग रहा है। असल में चैलेंज ही यही था सुलन, ये प्रोजेक्ट चैलेंज ये था कि खंडर बनाना नहीं, चैलेंज ये था कि पाकिस्तानी अवाम का पैसा सही या गलत फैसला हुआ, ये लग गया हुआ है, इसको जाया नहीं होने देना। वो फैसले साथ साथ होते हैं, इसी वजह से अब चल रहा है। आपने मेट्रो बस की इन्वेस्टिगेशन की, 3 दफा की कमेटी ने एक भी बेजाब्तगी साबित नहीं की, बेजाब्तगी साबित नहीं की, आप ही की कमेटी की तरफ से ये बयान आया था। तो ये इन्वेस्टिगेशन तो चलती रहती हैं, बट एटलीस्ट जो अवामी प्रोजेक्ट था, चाहे आप लग्जरी कह लें उसको, लग्जरी नहीं था, चलना तो चाहिए। अब इसको ना चलाएं, आपकी मैं एग्री कर रहा हूं, ना चलाएं तो मसला, चलाएं तो मसला सब्सिडी की सूरत में। लेकिन मेरा ख्याल है चलाकर मसला बर्दाश्त करना चाहिए, ना चलाकर बहुत बड़ा अल्टीमेटली यही फैसला हुआ है, इसलिए कैबिनेट बैठी है और किराया जो है डिसाइड हो गया है। किराया बढ़ाने की भी थी कि भाई ये सेल्फ सस्टेन्ड हो जाए, लेकिन फिर नहीं, फिजिबल नहीं होना था। अब 11-12 बिलियन जो है वो आपने बताना है जब ये चलेगा कि ये हुकूमत के खजाने पे। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के करीब एक बार फिर से आपसे बात करेंगे। आई होप कि अल्लाह करे चल जाए, तो फिर मैं खुद और हम इसकी दोबारा स्टेटमेंट चलवाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच आसिम साहब फॉर बीइंग विद अस, गुड लक। बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस हैं आपकी गवर्नमेंट को जिसको फेस करना है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर बैठ के सिर्फ आवाम की आपने मेट्रो के ऊपर हमारे पे प्रेशर रखा हुआ है, आप वाली बात कि जब ये रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा तो जो गवर्नमेंट हमारी आए बड़ी अच्छी बात है, जो दूसरी आएगी बिल्कुल। और ये तो देखिए अवामी मंसूबे होते हैं, उनको कंप्लीट होना चाहिए, अवाम की फलाह के लिए बहुत जरूरी है, और ये हम हमेशा पूछते भी रहेंगे। मीडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रेशर। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल एक और अहम डेवलपमेंट हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एविल फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम जारी किए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, 22 सितंबर तक सरेंडर करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरखास्तें भी रद्द कर दी हैं। अदालती फैसले में कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट एक कंसल्टेंट ने बनाई है, वो किसी अस्पताल में गए, ना ही किसी ने उनका इलाज करने से इनकार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 22 सितंबर को हाजिरी के लिए नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हवाले से जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से
जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत की जानिब से आज इश्तिहारी मुल्ज़िम की दरख्वास्त पर समाअत की कानूनी पोजीशन पर दलाइल तलब कर लिए गए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया था कि क्या किसी एक केस के इश्तिहारी मुल्ज़िम की दूसरे केस में दरख्वास्त सुनी जा सकती है। फिर दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स ये भी दिए कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं कराई, ना ही अस्पताल में दाखिल हुआ। नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट एक कंसल्टेंट की राय जो किसी अस्पताल की तरफ से नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का कहना था कि अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि हम कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहे। हमारा जमानत का हुक्म खत्म हो चुका, जिसके अपने ही असरात नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि केस चाहे कुछ भी हो, अब अदालत भी चाहती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ जाएं और सरेंडर कर दें। बिल्कुल, अब ये मामला क्या है मियां नवाज शरीफ के हवाले से, क्योंकि ये बहुत अहम पेशरफ्त हुई कल। अदालत ने जो भी इस हवाले से फैसला दिया है, अब ये आगे किस तरफ बात जा रही है, क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो फिर मफरूर, फिर इश्तिहारी, फिर जायदाद जब्त, फिर एक और मामला शुरू हो जाएगा और जो केसेस ऑलरेडी हैं वो वहीं पर स्टैंड करते हैं। ये तमाम इशू है क्या, इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, क्या आगे फैसला करने जा रही है, हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है MPA हिना परवेज़ भट्ट, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या प्लान है आगे। अस्सलाम वालेकुम हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, अदालत ने नवाज शरीफ के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं, अब इस फैसले को नून लीग कैसे देखती है, क्या प्लान बनाने जा रही है नून लीग, किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलना है आगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी बीमार अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर अपनी अदायगी के लिए कानून के सामने पेश हुए, बल्कि अकेले नहीं पेश हुए, वो अपनी बेटी को साथ लेके पेश हुए, जबकि उनको पता था कि यहाँ उनके ऊपर सिर्फ इंतकाम मिलना है। तो एक मियाँ साहब जैसे एक शख्स की गिरफ्तारी का हुक्म देना, स्पेशली उस केस में जहाँ जो जज है उसकी जजमेंट ही पहली बात है कंट्रोवर्शियल है। जज अरशद मलिक का जो वीडियो स्कैंडल आया था, उसके बाद ये पता चल गया कि उसने जानबूझ के गलत फैसला मियाँ साहब के लिए दिया। तो उस केस में इस तरह मियाँ साहब की गिरफ्तारी का हुक्म जो है वो बहुत अफसोसनाक है। मुझे लगता है ये एक मर्डर ऑफ जस्टिस है, क्योंकि हम देखते हैं कि दो तरह के जस्टिस हैं। एक तरफ हम एक केस देखते हैं जिसमें मुशर्रफ को जो हाई ट्रीजन केस में भी इस्तिस्ना दिया गया था और उनके वकील ने सामने आके उनकी जो है अपील जो है वो की थी। तो मुझे लगता है कि दूसरी तरफ मियाँ साहब जो खुद अपनी बीमार अहलिया को छोड़ के बिस्तरे मर्ग पे अपनी बेटी के साथ कानून की पासदारी के लिए आए, जहां उनको पता था कि उनको इंतकाम उनके साथ होएगा, जहां उनको ये भी पता था कि शायद उनको जस्टिस नहीं मिला, तो उनके खिलाफ इस तरह गिरफ्तारी का फैसला जो है, और स्पेशली उस केस में जहां जज की अपनी एक कंट्रोवर्सी है कि उसने उसकी वीडियो आई थी और उसने गलत फैसला दिया, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अफसोसनाक है। दूसरी बात ये है कि ये एक बड़ा स्पेशल केस है जिसमें मियाँ साहब के अपने मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट हमने की हैं। आपको पता है पहले कोरोना था, मियाँ साहब का कार्डियक प्रोसीजर होना है, उनको ही इज़ अ किडनी पेशेंट, ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, वो इस तरह एक बड़े डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस में, और बल्कि अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि नैब ने उनको क्या दिया था नैब की कस्टडी में, जो उनके प्लेटलेट्स इतने कम हुए, उसके ऊपर भी हमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। हमें नहीं पता उनको पॉइजन करने की कोशिश की गई नैब ने, उनके प्लेटलेट्स कैसे कम हुए। तो एक मियाँ साहब एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म जो इतनी बीमार क्रिटिकल पोजीशन में है, तो एक स्पेशल केस था और उसमें हमने यही कहा था कि हमने ये अपील की थी कि उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना होए। तो मुझे लगता है कि उसको मान लेना चाहिए था। और अगर मुशर्रफ के केस में इस तरह हाई ट्रीजन केस में ये उनके वकील ने उनकी अपील की थी, तो उसमें व्हाई नॉट फॉर मियाँ साहब ऑल्सो। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कि मियाँ साहब जो हैं वो बीमार हैं और इलाज करा रहे हैं। अब इसमें मियाँ साहब ने अदालत को ये भी लिख कर दिया था कि मैं इलाज करा के वापस आ जाऊंगा और जैसे ही सेहतमंद होऊंगा मैं ज्वाइन इन कर लूँगा पूरी सिचुएशन को, चाहे वो सज़ा है या केसेस हैं मैं फेस करूँगा। लेकिन अब प्रॉपर इलाज तो करा नहीं रहे मियाँ साहब और ना ही वो वापस आए हैं। तो क्या आप ये समझती हैं कि ये अदालत के साथ फिर गलत बयानी हुई?
देखिए, अदालत ने नवाज शरीफ को कहा था कि आपको ये बेल मिली है 8 हफ्तों की, आपके जब डॉक्टर्स परमिशन दें, मैं स्पेसिफाई करूं, रीस्पेसिफाई करूं कि मियाँ साहब के जब डॉक्टर्स परमिशन दें तो वो वापस आए। पहली तो बात है कि मियाँ साहब के डॉक्टर्स से यहाँ से ऑडिटर जनरल को जो है यहाँ आला अदलिया ने कहा था यहाँ को, पंजाब हुकूमत को, कि आप हाई कमीशन यूके में चेक करें, वहाँ से मियाँ साहब की रिपोर्ट्स गैदर करें, मियाँ साहब के बारे में पूछे। इन्होंने तो उनकी रिपोर्ट्स पूछी नहीं। फिर 8 से ज़्यादा दफ़ा और अभी भी मियाँ साहब की जो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पंजाब हुकूमत को और कोर्ट पे सबमिट की गई हैं, उस पर कोई जो है क्वेश्चन नहीं रेज़ किया गया। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मियाँ साहब जो हैं उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट सबमिट की। अगर पंजाब हुकूमत को कोई प्रॉब्लम थी उनकी रिपोर्ट से तो वो एटलीस्ट इस पॉइंट को रेज तो करते। उन्होंने तो एक दफ़ा भी जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उससे कभी रिपोर्ट्स नहीं मांगी। फिर उन्होंने इधर जो मेडिकल बोर्ड बना उसको ब्लैकमेल करके, जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा थी उस बोर्ड में, डॉक्टर ताहिर शमसी थे, ये फैसल सुल्तान साहब जो अभी प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं वो भी थे। इन सब ने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि मियाँ साहब बीमार हैं। तो मेरी बात सुने, उन्होंने क्या किया, इस मेडिकल बोर्ड को प्रेशराइज किया। इस मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर अदान भी पार्ट थे। अभी जब मेडिकल बोर्ड को प्रेशराइज करके पंजाब हुकूमत को कहा गया तो डॉक्टर अदान को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। आप कैसे एक डिसीजन ले सकते हैं एक पेशेंट को? आपने एक पेशेंट के अपने डॉक्टर को नहीं पूछा, आपने डॉक्टर अदान को नहीं पूछा, आपने उनकी वहाँ से रिपोर्ट्स नहीं ली, आपने हाई कमीशन से रिपोर्ट्स नहीं ली। तो बिल्कुल मैं इस तरह बिलीव नहीं करती। मियाँ साहब इज क्रिटिकली इल। मियाँ साहब जो है उनकी कार्डियक प्रोसीजर होना है, उनको डायबिटीज़ का इशू है, उनके बहुत और इश्यूज़ हैं। तो और इस वजह से आई थिंक ये स्पेशल केस था, तो उनको जो है उनके डॉक्टर से पूछ के इस तरह की डिसीजन। ठीक है, हिना परवेज साहब के डॉक्टर से पूछ कर इस तरह की डिसीजन लेनी चाहिए। लेकिन अदालत ने यह भी कह दिया है कि जिस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट जारी की है वो कहीं पर तैनात नहीं है और वो एक कंसल्टेंट हैं और ये रिपोर्ट तो किसी भी बनवाई जा सकती है। ये मतलब अदालत की जानिब से कहा गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जो सारी मियाँ साहब की रिपोर्ट सबमिट की गई और वो रिपोर्ट्स की जो हॉस्पिटल्स की लिस्ट है उसमें रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल है, गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल की रिपोर्ट, हैमरस्मिथ हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल, लंदन ब्रिज हॉस्पिटल, इन सब हॉस्पिटल्स की मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत को भी सबमिट की हैं और फेडरल हुकूमत को भी की हैं और नैब को भी की हैं। और कोई भी, ना नैब ने, ना फेडरल हुकूमत ने, ना पंजाब हुकूमत में इसमें कोई भी किसी ने चैलेंज किया है। तो अगर इनको इतनी दफ़ा प्रॉब्लम थी इन रिपोर्ट्स की, इन सब हॉस्पिटल्स की मैंने आपको लिस्ट दी है, मैं दोबारा भी बता दूं कि ब्रॉम्पटन, रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल, गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल, हैमरस्मिथ, लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल और लंदन ब्रिज हॉस्पिटल, इन सब की रिपोर्ट सबमिट की हैं और ये रिपोर्ट्स पीरियोडिकली सबमिट होती हैं। और जब वो सबमिट होती हैं डॉक्टर अदनान का बयान भी आ जाता है, उनकी ट्वीट भी आ जाती है और इस कोई भी रिपोर्ट्स को चैलेंज नहीं किया गया, ना पंजाब हुकूमत ने चैलेंज किया है, ना फेडरल हुकूमत ने किया है, ना नैब ने चैलेंज किया है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट हो चुकी हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी तो ये इन रिपोर्ट्स को चैलेंज करते तो बहुत क्लियरली ऑल दिस रिपोर्ट्स हैव बीन सबमिटेड और उनके डॉक्टर ने बहुत क्लियरली ये वाज़े तरीके से कहा है कि मियाँ साहब इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि वो ट्रैवल कर सकते हैं। ही इज़ अ क्रिटिकल कंडीशन एंड ही नीड्स टू हैव अ हार्ट की उनकी सर्जरी जो है वो होनी है। उनकी 90% हार्ट की जो मेन वेसल है वो ब्लॉक्ड है, सो ही इज़ नॉट इन द पोजीशन टू ट्रैवल एट ऑल। तो आई थिंक कि अदालत को ये उनकी मेडिकल हेल्थ को कंसिडर करना चाहिए और इसको एक स्पेशल डिक्लेयर केस करना चाहिए। बिल्कुल सही। हिना परवेज भट्ट साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और इस मामले पर बात कर रही थी और नून लीग का मौक़िफ़ यही लग रहा है कि रिपोर्ट्स हमने सबमिट कर दी हैं, किसी ने उन रिपोर्ट्स को चैलेंज नहीं किया तो रिपोर्ट्स को मान भी लेना चाहिए। लेकिन अदालत की जानिब से जो कल कार्रवाई हुई, बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग्स भी हुए, बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो भी शेयर की गई, लेकिन उसकी तरफ से अब वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि 22 सितंबर को मियाँ साहब को पेश होना है। अब इसके साथ साथ अदालत में ये भी कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं कंसल्टेंट ने बनाई हैं कहीं से, मतलब ये शक का इजहार भी ऐसे लग रहा है कि शक का इजहार भी किया गया है अदालत की जानिब से मियाँ नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स पर। ये बड़ा मामला अजीब होता जा रहा है क्योंकि इसकी वजह यह है कि कन्फ्यूजन मजीद पैदा हो चुकी है इस तमाम सिचुएशन। चलें इसको हम क्लियर करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की 22 सितंबर को हाजिरी के लिए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी की हैं, इस पर अब बहस हो रही है कि अब मियां नवाज शरीफ तो अभी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि नून लीग की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से जब हमने ब्रेक से पहले बात की है तो उससे ये बात वाज़ेह हो गई कि वो तो अभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो बीमार हैं। जब तक इलाज मुकम्मल नहीं होगा वो नहीं आएंगे, तो ये मामला अब अदालत में मजीद जाएगा। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार एंकर पर्सन नसीम ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम। नसीम ज़हरा साहिबा, कैसे देखती हैं आप इस डिसीजन को? नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए गए हैं कल अदालत की तरफ से, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी, क्या आपको लगता है कि मियां साहब वापस आएंगे 22 सितंबर से पहले? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जो सूरत हाल है और जो पार्टी का अपना मौक़िफ़ है उसको मद्देनजर रखते हुए तो बिल्कुल नहीं ये लग रहा कि वो वापस आने वाले हैं। बड़ी क्लियरली इसमें तो कोई अबहम बाकी नहीं है। हुकूमत की PMLN की तरफ से कह दिया गया है कि जी उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, और जब तक उनकी ज़िंदगी का हमें पूरा एतबार नहीं होगा कि सेहत ऐसी है कि ज़िंदगी ख़तरे में ना होगी, जब तक हम उनको वापस नहीं आने देंगे। तो ये पार्टी का मौक़िफ़ है और यही यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है। और कोर्ट का इसे बिल्कुल बरक्स है। कोर्ट ये कह रहा है कि जी आपने तो ना अस्पताल वहाँ दाखिल हुए हैं, ना आपने कोई ऑपरेशन करवाया है, जो आपने हमें भेजी है रिपोर्ट वो कंसल्टेंट की भेजी है, और ये भी कहीं नहीं खबर ऐसी आई कि वहाँ अस्पतालों ने कहा कि जी आपको दाखिल नहीं करना कोरोना की वजह से। तो कोर्ट का तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि ये मेडिकल ग्राउंड्स पे बात बनती नहीं कि आपकी जमानत में तोसीक की जाए या आपको इजाज़त दी जाए कि एक्सटेंशिया में आपकी पेशी वो हो, हेयरिंग अगली हो। तो उन्होंने कहा कि आप पहुँचे या अगली हेयरिंग के लिए। बिल्कुल ठीक है नसीम ज़हरा साहिबा। अब जिस तरह से आपने कहा कि लग नहीं रहा आएंगे वापस, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या आप देखती हैं? क्योंकि क्या नून लीग अब अफोर्ड करती है? बहुत सी बातें हो रही हैं नून लीग के अंदर भी कि मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली वो बीमार है तो वापस नहीं आएंगे। इस सिचुएशन की वजह से नून लीग पर कितने असरात हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि पॉजिटिव तो खास नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स? ये तो असल में जैसे आपने खुद भी कहा कि PMLN के अंदर भी लोग बहुत से चाहते हैं कि वो वापस आएं, और जो एक ये सोच है कि जी नहीं वापस आना चाहिए, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी क्लियरली कह दिया, और उन्होंने कहा कि जी अब नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि ये बहानाबाजी लगती है, सियासी तौर पे भी ये बहानाबाजी लगती है। आपको मालूम है कि जब पिछली मरतबा नवाज शरीफ साहब गए थे, याद रखें कि जब वो गए थे तो उससे पहले यहाँ अस्पताल में थे और रिपोर्ट्स आ रही थी प्लेटलेट काउंट नीचे है और बहुत उनके खतरा है जिंदगी को। और तो अब क्योंकि बिल्कुल उससे बरक्स सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब वहाँ बिल्कुल जैसे कोर्ट ने कहा है, मेरा ख्याल है कोर्ट ने एक दुरुस्त बात की निशानदेही की है कि जी हालात उनके ऐसे नहीं नजर आ रहे सेहत के हवाले से कि वो खतरे में है, तो उनको आना चाहिए। तो फिर सियासी तौर पे इसका एक नेगेटिव असर होगा। ये भी मैं आपको वैसे बताऊं कि इतनी सियासत पोलराइज हो गई है कि मेरा ख्याल है कि जो उनका कोर सपोर्ट है वो तो कायम रहेगी, लेकिन जैसे बहुत से लोग हैं जो देखने वाले हैं, जो तजिया करने वाले हैं, वो कहेंगे कि जी अब वापस आए, सूरत हाल देखें, अपनी सेहत देखें, ऐसी बिगड़ी हुई तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी तौर पे यकीनन बहुत से सवालात उठेंगे, और ये जरूर कहा जाएगा कि आप वापस, भाई जरदारी साहब भी बैठे हैं, वो तो किसी कहीं नहीं उठ के चले जाते, उनको तो जेल में भी डाला गया, ये भी किया। और फिर अब इसमें नई और सवालात उठेंगे कि भाई यकीनन ये PMLN की जो लीडरशिप है वो ये कहेगी कि जी जनरल मुशर्रफ को भी जाने दिया, इनको भी जाने दिया। लेकिन जो मोटी बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब एक मतलब हम तो ये कहेंगे, हमें दिखाई देता है कि वो वापस आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसे तो सूरत हाल बिल्कुल सही। नसीम ज़हरा साहिबा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि उनको वापस आ जाना चाहिए क्योंकि अपेरेंटली कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है जो पहले क्रिएट की गई थी जब उन्होंने जाना था। क्या आपको लगता है कि अब लीडरशिप के लिए मुश्किल वक्त का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि सरेंडर करने का कहा गया है, मफरूर, इश्तिहारी, जायदादें ज़ब्त, ये तमाम स्टेप्स हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता फॉलो किए जाएंगे बाय द लॉ। तो क्या आपको लगता है मुश्किल वक्त आने वाला है? देखिए मुश्किल वक्त तो है हमेशा, यानी कि इम्तिहान से तो गुजर ये PMLN। पहले एक किस्म का था, इलेक्शन में गड़बड़ हुई, ये मुश्किल वक्त था। उसके बाद उससे पहले जो पनामा का केस था वो मुश्किल था। तो अब यानी कि अब उनके पास डिफेंस के लिए क्या बाकी रह गया है, ये तो PMLN की लीडरशिप बताएगी, क्योंकि
मुझे ये दिखाई देता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, फेस करें आके जो सूरत हाल है। तो यकीनन अब ऐसी बात है कि आप यही कह सकते हैं कि जी उनको देखो, उनको आपने जाने दिया, उनको जाने दिया, लेकिन बजाते खुद कि कोई उनके पास डिफेंस हो टू स्टे अब्रॉड, मेरा ख्याल वो तो नहीं। ठीक है। नसीम ज़हरा साहिबा, आपने वजह फरमाया कि इस वक्त डिफेंस के लिए कुछ खास है नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि इसको किस तरह से नून लीग डील करती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बताया अपनी राय से और सिचुएशन के हवाले से जो कि इस वक्त चल रही है। मेरे ख्याल में यही मामला इस वक्त मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि इस वक्त नून लीग जो है वो भी कन्फ्यूज़ है कि अब इसको किस तरह से डील किया जाए। बिल्कुल, नून लीग भी कन्फ्यूज़ है कि इसको किस तरह से डील किया जाए, लेकिन दूसरी जानिब एक और जो बात चल रही है नैब के हवाले से और ख़ास तौर पर चेयरमैन नैब के हवाले से, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लूँगा। नैब क्वार्टर्स में जो मज़ारबा केस के मुतासरीन की एक तकरीब थी उसमें उन्होंने ये कहा, तो मुझे लगा कि हम चूँकि पॉलिटिकल साइड्स डिस्कस कर रहे हैं तो ये आज डिस्कस करना ज़्यादा ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि नैब चेयरमैन के हवाले से ये कहा जाता है, बल्कि नैब के हवाले से ये कहा जाता है अपोजिशन की तरफ से कि अपोजिशन जो है वो इल्ज़ाम लगाती है कि नैब वन साइडेड डील करती है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि नैब के चेयरमैन ने सीधा सीधा कह दिया कि मैं ये तमाम सिचुएशन सबके लिए, हम सबको डील करते हैं, हम सबको देख रहे हैं कि सब क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। खानी वेज जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस घंटे में भी बहुत सी अहम स्टोरीज़ हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है, लेकिन पहले हम टॉप स्टोरीज देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। मरवा ज्यादती और कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान ने बच्ची से ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिम फैज और फैजू मकतूला के घर के करीब रहता था। मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिम शफकत को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वाक़े का मुकदमा खातून के अजीज सरदार शहजाद की मुद्दत में दर्ज। विफाकी काबीना ने दोहरी शरीयत रखने वालों को इंतखाब लड़ने का हक देने के आईनी तरमीमी बिल, मशकूक पायलट्स के लाइसेंस मनसूख करने और सेनेट इलेक्शन में खुफिया राय शुमारी खत्म करने के लिए आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने भावलपुर और मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट के मॉडल की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार ने कहा, जनूबी पंजाब के दोनों सेक्रेटेरिएट के मंसूबों का संगे बुनियाद जल्द रखा जाएगा। वेलकम बैक। और टॉप स्टोरीज आपने जानी, तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं साउथ पंजाब का। ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत फोकस्ड रही कि हम कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर करेंगे, जिसकी नतीजे में जो वहाँ एक अलग से सेक्रेटेरिएट बनाया गया, फिर अलग से कहा गया कि पूरे साउथ पंजाब का जो मामला है वो उनके डोर स्टेप पर हल होगा, दे वुडंट हैव टू कम ऑल द वे टू लाहौर। सो अब बस बुज़दार हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब के आवाम के लिए एक और खुशखबरी अनाउंस की गई है, और वो खुशखबरी ये है कि भावलपुर और मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट के मॉडल की बाकायदा अब मंजूरी दे दी गई है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दोनों सेक्रेटेरिएट के मॉडल अब तैयार कर लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब बहावलपुर और सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब मुल्तान को जदीद तरीन तर्ज तामीर पर किया जाएगा। जनूबी पंजाब के दोनों सेक्रेटेरिएट जो होंगे उनके मंसूबों का संगे बुनियाद अब जल्द रख दिया जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि जनूबी पंजाब की जो फंड्स हैं वो मनपसंद ज़िलों पर खर्च किए गए। हम जनूबी पंजाब की आवाम को उनका हक दे रहे हैं, ये कहना था सरदार उस्मान बुज़दार का, और फिर जनूबी पंजाब के लिए मखसूस फंड्स सिर्फ वहाँ ही खर्च होंगे। दूसरी जानिब IG पंजाब इनाम गनी की तैनाती के बाद एडिशनल IG जनूबी पंजाब की खाली सीट पर तैनाती के लिए 2 अफसरान के नाम भी भिजवा दिए गए हैं। सो ये मामला है, जनूबी पंजाब को इंडिपेंडेंट सूबा बनाना तो एक अलग बहस है, लेकिन उनको ये राइट्स फराहम करना, या मैं ये कहूँगी कि साउथ बेल्ट के तमाम एरियाज़ को एम्पावर करना कि लोगों के मसाइल जल्द अज जल्द हल हों, वो तमाम मिशनरी उन्हीं के इलाकों में प्रोवाइड करना, उनको खुद मुख्तार करने और इस इलाके की तरक्की के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आप डिवाइड कर दें पंजाब को तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा अगर ये हुकूमत इस पर अमल दरामद कर लेती है, जिसके पहले स्टेप्स ले लिए गए थे।
से IG के हवाले से एडिशनल IG की तैनाती, उसके बाद होम सेक्रेटरी की तैनाती, फिर चीफ से जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर तमाम काम होंगे। 16 डिवीजन्स बना दी गई, मतलब 16 सेक्रेटरीज बना दिए गए जो कि सिर्फ साउथ पंजाब को डील करेंगे। तो ये बहुत अहम पेशरफ थी जिसके लिए ये काम किया जा रहा है। अब रिक्रूटमेंट भी होगी स्टाफ की, इसके बाद अब ये अगर सेक्रेटेरिएट बना दिया जाता है और उसकी तामीर भी शुरू हो जाती है, लेकिन काम तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में ही हो रहा है। लेकिन अगर मजीद नई बिल्डिंग बना दी जाती है उससे भी फ़ायदा ये होगा कि मुकम्मल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। फिर एक सूबे की सिर्फ आइनी हैसियत नहीं होगी, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिवली आप डिवाइड कर चुके होंगे, जो कि बड़ी पॉजिटिव बात है और लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा जो कि साउथ पंजाब में रहते हैं। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ मुल्तान जमशेद रिजवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। जी मैं भी खैरियत से हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी दोनों खैरियत से होंगे। और आप साउथ पंजाब के लिए एक और खुशखबरी आई है। पहले तो सेक्रेटेरिएट को फाल करना, वहाँ पर अलग से पूरा मशीनरी लगाना एक बड़ा चैलेंज था जिसको ऑब्वियसली कवर कर लिया इस हुकूमत ने। अब मॉडल सेक्रेटेरिएट बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये मॉडल सेक्रेटेरिएट है, इसे हमें समझना होगा कि इसको मॉडल सेक्रेटेरिएट क्यों कहा जा रहा है। ये पहला सेक्रेटेरिएट किसी भी सूबे में किसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे कैसे चलाया जा रहा है, तो ये पहला तजर्बा करने जा रही है पंजाब हुकूमत कि इसे पेपरलेस सेक्रेटेरिएट बनाया जाए। इस सिलसिले में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है उसने एक पोर्टल बना के दिया है। साउथ पंजाब जो सेक्रेटेरिएट है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जाहिद अख्तर जमान, उनकी दरख्वास्त पर, और उसमें कोशिश ये है कि किसी भी तरह कोई भी शख्स चाहे वो बहावलपुर बैठा हो या मुल्तान बैठा हो, अगर वो सेक्रेटेरिएट चला गया है तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपको वहाँ दूसरे शहर जाना पड़े जी। और उस पोर्टल में जो कारकर्दगी है वो सेक्रेटरीज़ की और ऑफिशल्स की भी मॉनिटर की जाएगी। तो इस लिहाज से ये इसे मॉडल सेक्रेटेरिएट कहा जा रहा है। और जो आप जी बताइए। जमशेद साहब, आपने कहा कि ऑब्वियसली पेपरलेस अगर टेक्नोलॉजी PIT बोर्ड बना रहा है उसके साथ अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें इस वक्त सिचुएशन की, बहुत बड़ा ये ऑब्वियसली फैसला होगा अगर सूबा डिवाइड कर दिया जाता है। आईनी हैसियत 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जो कि अभी अगर नज़र नहीं भी आ रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड करना भी बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी जनूबी पंजाब के लिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG, फिर 16 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, फिर उनका स्टाफ, फिर तमाम पेपर वर्क वहीं पर कंप्लीट होना। इसमें आपको कहाँ तक लगता है कि काम हो चुका है, कितना अभी बाकी है, और आपको ये क्या लग रहा है कि इसके लिए कितनी संजीदा है हुकूमत? देखिए हुकूमत ने अगरचे कुछ ताख़ीर की अपने वादे की इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन उसका सूबा बनाने का वादा था। जैसे आपने ख़ुद पॉइंट आउट किया कि 2/3 अक्सरियत, आइनी जो तकाज़े हैं नया सूबा बनाने के लिए वो क्या हैं, और इस वक्त जो हुकूमत की नंबर गेम है उसमें उसके तहत तो आइनी तौर पे तो सूबा नहीं बन सकता। हुकूमत सिर्फ ये कर सकती थी कि वो इंतज़ामी तौर पर ऐसे इक़दाम उठाती जिसके नतीजे में जो उसका वादा है वो पूरा हो जाता किसी ना किसी तरह। और इस सिलसिले में जब हम बात करते हैं सूबे की, तो सूबे क्यों मांगा जाता है? सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से कि सियासी और इंतज़ामी इख्तियार वहीं लोकल लोगों के पास हो या दूर दराज इलाके में ना जाना पड़े। तो इस हवाले से इंतज़ामी सेक्रेटेरिएट का मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि इंतज़ामी इख्तियारात तो काफ़ी हद तक देने की कोशिश की जा रही है इस सेक्रेटेरिएट के क़याम से, और जो सियासी इख्तियार है वो ज़ाहिर है असम्बली के ज़रिए आएगा, उसमें यकीनन अभी वक्त है। उसमें यकीनन अभी वक्त है, लेकिन जमशेद साहब ये भी कहिएगा कि एक तो इख्तियारात और इंडिपेंडेंट कर देना एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन साथ ही साथ अब ये भी जिक्र आ रहा है कि फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट किया जाएगा। पहले जो एक गुज़श्ता हुकूमतों पर भी वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो फंड्स रखे जाते थे वो सिर्फ बराए नाम होते थे बजट में, उसके बाद अपने फेवरेट ज़िलों में लगा दिए जाते थे और जनूबी पंजाब को पूछा नहीं जाता था। अब ये कहा जा रहा है कि जितने फंड्स मुख्तस होंगे जनूबी पंजाब के लिए वो वही खर्च करेंगे। तो क्या आपको लगता है फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा ये सेक्रेटेरिएट, या वहाँ पे जो तमाम मामला तय किए जाएंगे तो फिर पैसे भी सारे उनको दे दिए जाएंगे कि भाई आप खर्च करें और ये जनूबी पंजाब में ही खर्च होंगे? देखिए कितने पैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है या आपकी इस गुफ्तगू में, और आपने जो सवाल किया है। देखिए हुकूमत ने ऐलान किया कि पंजाब का जो भी 35% बजट है वो जनूबी पंजाब में खर्च होगा।
पहले ये होता था कि इस 35% बजट में से भी बहुत से फंड्स ऐसे होते थे कि जो आखिरी 3-4 महीनों में किसी और प्रोजेक्ट के सिलसिले में वापस ले लिए जाते थे या लैप्स हो जाते थे, लेकिन यहाँ पूरे खर्च नहीं होते थे। अब वो जो 35% हिस्सा है पंजाब का ऐलान किया है इस हुकूमत ने कि वो 35% फंड्स जो भी पंजाब में खर्च होंगे, और जिसको यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो 35% के 35% यही खर्च हों। तो उस हवाले से जाहिर है कि अब यहाँ पे अगर मुकम्मल सेक्रेटरीज बैठ रहे हैं, यहाँ पे मुकम्मल अख्तियार जो आया है, अगर आप देखें रूल्स ऑफ बिजनेस को, तो उसमें तमाम सेक्रेटरीज को मुकम्मल तौर पे बाख्तियार बनाया गया है। और इवन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से भी कहा गया है कि वो जितने भी स्टेप लें उस हवाले से सिर्फ पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को आगाह जरूर रखें। इसका मतलब है कि वो बाकी जितने भी स्टेप लें वो स्टेप वो खुद डिसीजन लेंगे, वो यहीं पर डिसीजन लिए जाएंगे। और इसकी जो एलोकेशन होगी फंड्स की तो वो भी डिवाइड भी उसी तरह होगा, जो कि बड़ा अच्छा है स्टेप। अच्छा जमशेद साहब, सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब भावलपुर, सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब मुल्तान, ये 2 डिवीजन्स की गई हैं। एक जगह पर एडिशनल आईजी, एक जगह पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे। इससे कितना फ़ायदा होगा और क्या मसाइल हो सकते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये दोनों धड़ों को खुश करने के लिए किया गया था, भावलपुर और मुल्तान के जो नुमाइंदगान हैं उनको खुश करने के लिए दोनों जगहों पर बिठा दिए गए अफसरान। इसके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है और क्या रिस्पॉन्स आया? देखिए, इस पर जो आप 2 सेक्रेटरीज की बात कर रहे हैं और उस हवाले से यकीनन अगर आप इससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो पंजाब असम्बली जो 2 करारदादें मंजूर कर चुकी है, जो इसकी वजह से आपको पता है कि एक कौमी असम्बली में कमीशन भी बना था, उसमें भी जो पंजाब असम्बली की करारदाद थी उसमें ये कहा गया था कि जनूबी पंजाब में 2 सूबे होंगे, एक जनूबी पंजाब सूबा होगा और एक भावलपुर सूबा बहाल होगा। करारदाद यही थी कम अज़ कम। तो उस साइकी को सामने रखें, उस डिमांड को सामने रखें, तो जो ज़ाहिर है बहावलपुर जो साबिक रियासत रही है तो लोगों के जहन में यही है कि नहीं किसी तरह वो बहाल हो या उसकी सूबाई हैसियत बहाल हो। तो ज़ाहिर इस इलाके में अगर लोगों को मुतमईन करने के लिए सियासी हुकूमत एक सियासी फैसला लेती है, उसके नताइज क्या निकलते हैं, उसको नुकसान या फ़ायदा क्या होता है, इसकी ज़िम्मेदारी भी उस सियासी हुकूमत पर ही आयद होगी। यकीनन उन्होंने एक डिसीजन लिया है। इस इलाके में अब बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं और उसके बाद ज़ाहिर फिर अगले कौमी इंतखाबात भी आएंगे। इस फैसले को पजीराई कैसे मिलती है वो ज़ाहिर है आप उस मौके पर उन नताइज से आप देखेंगे कि ये फैसला हुकूमत का सही था या नहीं था 2 सेक्रेटेरिएट बनाने के हवाले से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जमशेद साहब, अब ये कहिएगा कि किस कदर सिक्योर है ये डिसीजन? और सिक्योर से मेरी मुराद ये है कि 3 साल तो चलें, जमहूरी दौर है और जमहूरियत के ऊपर हम बिलीव भी रखते हैं कि 5 साल तहरीक इंसाफ के ही हैं और उनको अपनी हुकूमत पूरी करनी है, तो 3 साल तो ये हो गए। लेकिन क्या इसको आइनी तौर पर या ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पर डिसीजन को सिक्योर किया गया है कि ये रिवर्स ना हो सके, कि ऐसा ना हो कि अगली हुकूमत अगर तहरीक इंसाफ की नहीं होती तो इसको रिवर्ट कर दिया जाता है या कुछ और डिसीजंस ले लिए जाते हैं? इस पर थोड़ा डिटेल्स बताइएगा। देखिए, मुझे लगता ये है कि ये इतना बड़ा जो डिसीजन है, बहरहाल उस डिसीजन को ज़ाहिर सियासी तौर पर लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स 3 जो हमारे 3 डिवीजन्स हैं उनकी आबादी है। अगर आप फिर देखेंगे तो उसको एक इतने लोगों को आपने एक डिसीजन सुनाया और फिर कौन सी सियासी हुकूमत होगी जो अब इसको रोल बैक करेगी, उसको उसके नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे। एक हो गया है, कोई भी हुकूमत हो शायद इसको वापस लेने का डिसीजन तो शायद ना वो कर सके। और लेकिन ये है कि असल बात कि जो अख्तियार आप बात कर रहे हैं वो अगर यहाँ के लोगों को नज़र आना शुरू हो गया और हुकूमत के जहन में भी है, तो इसकी जो लिसानी सियासत पर जो यकीन रखते हैं और लिसानी शनाख्त पर इस इलाके की यकीन रखते हैं, वो जो सियासी की कौम परस्त जमाते हैं, यकीनन अगर ये इंतज़ामी सेक्रेटेरिएट डिलीवर करना शुरू कर देता है बिल्कुल, तो मुझे मेरा ख्याल ये है कि वो शायद जो कौम परस्त जमातों का जो मुतालबा है वो थोड़ा लिसानी बुनियादों पर कमज़ोर पड़ जाएगा और बाकी सियासी फैसले तो उसी वक्त होंगे जब कौमी जब असम्बली में उन्हें पजीराई मिलेगी, लोग मुंतखब करेंगे और फिर होगा। जमशेद साहब, इसके साथ साथ आपने कहा कि जब ये डिलीवर करना शुरू कर देगा तो ऑब्वियसली उसके इफेक्ट्स भी आएंगे, फिर उसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, किस तरह से मैनेज होता है ये दोनों सेक्रेटेरिएट्स, एक जगह पर एडिशनल आईजी, एक जगह पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और ऑब्वियसली वो फिर उसी तरीके से एक मशीनरी चलेगी साउथ पंजाब की। अब मशीनरी चलाने के लिए हेड्स चाहिए होते हैं। एडिशनल आईजी अभी इनाम गनी साहब ने अपॉइंट नहीं किए क्योंकि पहले वो एडिशनल आईजी थे, अब वो नहीं है, वो पंजाब के आईजी बन गए।
तो अब कौन आने जा रहा है एडिशनल आईजी साउथ पंजाब, किसके बारे में बात की जा रही है, कब होगी अपॉइंटमेंट, क्योंकि बड़ी ज़रूरी है ये सवाल तो मेरा आपसे होना चाहिए, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, ये फैसला तो लाहौर से होना चाहिए। लेकिन जो अभी तक जो नाम चल रहा है वो 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक जो DIG एडिशनल IG हैं पंजाब हाईवे पुलिस के कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल साहब, उनका नाम है, और एक और अज़हर हमीद खोखर साहब हैं, वो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। इस वक्त तक 2 नाम गर्दिश में है कि शायद इनमें से किसी एक को लगाया जा सकता है एडिशनल IG जो है मुल्तान साउथ पंजाब का। तो ये नाम इस वक्त ज़ेर गौर हैं। यकीनन अभी कुछ वक्त है, आपने तो लेकिन आपको ये भी पता है ना, पसंद और नापसंद बड़ा मैटर करती है। लाहौर के वाक़े ने तो मौका ही नहीं दिया जी, लाहौर के वाक़े ने तो मौका ही नहीं दिया ना। एडिशनल हमारे जो एडिशनल IG थे और अब आपके IG हो गए इनाम गनी साहब, आपके भी हैं, उनको वो बैठ के आपके भी हैं, वो पंजाब के IG हैं। ऐसे इतनी डिवीजन अभी ना कर दें, अभी साउथ पंजाब पंजाब का हिस्सा ही है। आई एम सॉरी टू से, मैं तो साउथ पंजाब के हवाले से कहूंगा कि मैं तो साउथ पंजाब में सब बैठा हुआ हूँ, मैं तो इस इलाके का केस लड़ूंगा, आप लड़ें। तो वहां से किसकी आवाजें आ रही हैं? जमशेद साहब, आप भी उतने ही पंजाबी हैं जितनी मैं हूँ, चाहे मैं लाहौर बैठी हूँ या मैं भावलपुर मुल्तान बैठी हूँ। अभी जब पंजाब है तो फिर पंजाब ही है। आई थिंक ये डिविजन हमारे बीच में भी नहीं है, इसलिए तो हम देखें इस इलाके के लोग और क्या करें, उन्होंने पंजाब के साथ साथ इजाफा सिर्फ साउथ का लगा लिया है, और क्या करें, उन्होंने पंजाब का लफ्ज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो हटाया भी नहीं। आपकी ख्वाहिश कुछ और थी, इसका मतलब है साउथ पंजाब में तो हम आपने पंजाब का ही है, उसको सिर्फ साउथ हमने आपने लगा लिया है, तो उसकी तरह इजाजत दे दीजिए ना। नहीं, वो बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अवाम की जो राय होती है उसकी कदर करनी चाहिए, और यही अवाम की राय भी थी, ख्वाहिश भी थी कि साउथ पंजाब सूबा बनाया जाए। ऑब्वियसली उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि अभी मौजूद नहीं है हुकूमत के पास। अभी तक किसी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया, लेकिन अभी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली किया जा सकता था मैक्सिमम, वो ये हुकूमत कर रही है। तो मेरे ख्याल में लोग वहाँ पर खुश भी हैं। बिल्कुल, एंड आई थिंक खुश होना भी चाहिए, क्योंकि उनका ये जो देरीना मुतालिबा था ये बड़ा वैलिड था। इमेजिन अभी आपको अपने काम कराने के लिए साउथ पंजाब, लेट्स से आपको लाहौर से साउथ पंजाब कहीं जाना पड़े, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं तो सिर्फ इसी चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पा रही। सो जमशेद साहब, जाते जाते जरा ये कह दीजिएगा कि आवाम अब खुश है कि उनको ऑल द वे ट्रैवल नहीं करना पड़ता अपने छोटे-छोटे मसलों के लिए। देखें, इसे मुल्तान, बहावलपुर और जनूबी पंजाब के तमाम लोगों ने इसे वेलकम किया है। अब बड़ा चैलेंज किसके पास है? वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान साहब के पास है कि वो इस सेक्रेटेरिएट को किस हद तक बाख्तियार बनाते हैं, किस हद तक आवाम को डिलीवर करते हैं और लोगों की जो तवक्कुआत है उस पर पूरा उतरते हैं। अगर वो ऐसा कर गए तो यकीनन एक तारीखी काम है, और आम आदमी का मसला जैसे आप बात कर रही हैं उनको फ़ायदा होता है। इससे बड़ा आपको फ़ायदा क्या हो सकता है कि, और इसका मकसद पूरा हो जाएगा अगर इसकी रूह के मुताबिक इंतजामी इख्तियारात मिले और उसका फ़ायदा इस इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा। लोगों को फ़ायदा दिलवाना ही बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद भी है। बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कि तमाम मामला इस वक्त कैसे जा रहा है और इसके ऊपर रिस्पांस कैसा है। मेरे ख्याल में रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो एक्शन लिया, जो इस वक्त डिसीजन लिया, उसकी रिपरकशंस पॉजिटिव आ रही है, जिसकी वजह से लोग खुश हैं। और जब आवाम का रिस्पांस आएगा तो वही बात जो जमशेद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त मेरे क्वेश्चन के जवाब में की थी कि अगर आवाम खुश हो गई तो किसी भी सियासी जमात या किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा इस डिसीजन को रिवर्ट करना। एनीवेज जी, वी मूविंग ऑन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम जिक्र करने जा रहे हैं मोटरवे इंसिडेंट के हवाले से। और कल जो है वो अदालत की जानिब जब अदालत में उसको पेश किया गया तो उसमें 14 रोज़ा उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस केस की समाअत की और मुल्ज़िम शफ़क़त जो अदालत के रूबरू पेश हुआ, पुलिस ने अदालत को बताया कि वाक़े का मुकदमा खातून के अजीज़ सरदार शहजाद की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगाई गई है। बिल्कुल, इसके साथ साथ पुलिस का ये भी कहना था कि
गुजरपुरा में दर्ज मुकदमे इससे कबल 376 और 392 दफात भी लगाई गई थी। बाद अदालत ने केस पर मुख्तसर कार्रवाई के बाद मुलजिम शफकत को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये जो बेशर्म शख्स है, जो दरिंदा है जिसने ज्यादती की, और वो अदालत में जज साहब को ये कह रहा है कि अब चूँकि मेरे ऊपर DNA भी साबित हो चुका कि मेरा ही है और इल्ज़ाम भी साबित हो रहा है, मुजरिम जल्द ये ठहरा दिया जाएगा। उसकी आप ये जुर्रत, हिम्मत देखें और उसकी बेशर्मी देखें सिमल, कि उस शख्स ने ये कह दिया कि जज साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा जी बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं। तो उस शख्स ने आगे से कह दिया कि मुझे माफ़ कर दें, मेहरबानी करें, मुझे माफ़ कर दें। यानी कि डिटाई आप चेक करें, इस शख्स की कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दें। इस शख्स को जब एक तरफ बात हो रही है कि इसको शरेआम फांसी देनी चाहिए, इसे कोड़े मारने चाहिए, इसे संसार कर देना चाहिए, और ये कह रहा है मुझे माफ़ कर दें। और आप देखें कि इसमें एक चीज़ जो उसने कहा कि मेरे पर मेहरबानी फरमा दें, क्या उसको शर्म आई ये बात करते हुए? 9 सितंबर को जब ये वाक़या पेश आया गुजरपुरा मोटरवे के, और उसके कुछ हम डिटेल्स की बात करें तो 3 बच्चों के सामने एक माँ को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उस बच्चों पर तशद्दुद किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, एक अकेली खातून का फायदा उठाया गया। ये पूरा का पूरा जो वाकया है वो इटसेल्फ इस कदर दुखी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब आपका दिल बंद होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, मतलब हमारे हवासों पर सवार हो गया। ये इंसिडेंट इतना बड़ा था, और आप देखें कि किस कदर ढिठाई से वो भरी अदालत के सामने कह रहा है कुछ मेहरबानी फरमा दी जाए और मुझे माफ कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने उसे वाज़े तौर पर जवाब दिया कि किस किस्म की माफी आप डिमांड कर रहे हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप बच जाएंगे। लेकिन चूंकि DNA मैच हो चुका था, ये बेशर्मी है, मतलब ये DNA मैच हो चुका है, सब कुछ साबित हो चुका है, एतराफ़ भी कर रहा है कि हमने कैसे किया ये घिनौना इक़दाम। और इसके बाद आप ये देखें कि किस तरह से सारा मामला है कि इस जब ये मामला मुल्ज़िमान को पकड़ा जा रहा है तो एक सोशल मीडिया पर बात ये हो रही है कि इन मुल्ज़िमों को सज़ा क्या दी जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी बात की, सोशल मीडिया पर बहुत बहस हुई। सीमन आपको याद है हम सब इसका हिस्सा थे, 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन ये मामला चलता रहा। अब हैंग रेपिस्ट, इसके साथ साथ इस्लामी सज़ाएँ क्या हैं, फिर ये भी कहा जाएगा कैस्ट्रेशन, यानी कि नामर्द बना दिया जाए ऐसे शख्स को जो कि इस तरह से घिनौना इक़दाम करता है। तो फिर किया क्या जाए? इमरान खान साहब ने तो कह दिया जी कमेटी बना रही है, मैंने बिल इनको कहा कि तैयार कर लें। इस पर भी अब बहस हो रही है कि आपके पास जब इस्लामिक कवानीन मौजूद हैं तो क्या आपको इस तरह से एक नया कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब ये तमाम बहस है, इस पर ऑब्वियसली हमें भी चाहिए कि बहस करें, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान की, इनको ऐसी सख्त से सख्त सजा दी जाए कि ये लोग एग्जाम्पल बन जाएं, आइंदा से ऐसा कभी वाक़या ना पेश आए। इस पर हम बात करेंगे। अल्लामा डॉक्टर राकिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हमने रब्ता किया, और उनसे हम जिक्र करेंगे कि इस्लाम में जब कवानीन और सज़ाएँ मौजूद हैं तो फिर क्या हम खुद से कवानीन या सज़ाएँ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं सिर्फ इबरत का निशान बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए अल्लामा साहब। ये जो जिक्र हो रहा है कुछ दिनों से कि सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए किसी भी रेपिस्ट की, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कैस्ट्रेशन लॉ के लिए बिल ड्राफ्ट किया जाए और असम्बली में पेश किया जाए। क्या कहेंगे आप, जब इस्लामिक सज़ाएँ भी मौजूद हैं, क्या उनके ऊपर तो जाहिर है हमें एज अ मुस्लिम अमल करना चाहिए, कैसे देखते हैं आप इस बात को? देखिए, कुरान और हदीस की रोशनी में ज़नाकार के लिए शादीशुदा या गैर शादीशुदा होने की सूरत में सज़ा मौजूद है, जो कि बितरतीब संसारी या रजम बनती है। संसारी भी खुलेआम होती है, रजम भी खुलेआम होता है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि हम अपने मुतय्यन शुदा कवानीन को क्यों छोड़कर दोबारा से नए सिरे से नए कवानीन और नई सजाओं का सोचना शुरू कर देती हैं। और बड़ी अजीब सी बात है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक ना तो कानून के साथ है ना उसका ताल्लुक शरीयत के साथ है, उसके जहन में कोई बात आती है और उसके मुताबिक सारा मुआशरा सोचना शुरू कर देता है, और उसके मध्य मुकाबिल शरीयत मौजूद है, तो फिर शरीयत को हम मुकम्मल तौर पर इग्नोर करके एक नई तरतीब और एक नई सोच के साथ नई सजाओं का तायन शुरू कर देते हैं। तो शरीयत हमारे सामने वाज़े है, उसके अहकामात वाज़े हैं, और उन अहकामात के नतीजे में दी जाने वाली सजाएं वाज़े हैं,
तो फिर मैं नहीं समझता हमें किसी नए कानून की जरूरत है। साहब आपने वजह फरमाया कि सजाएं वाजे हैं, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन थोड़ी सी लोगों के अंदर ये पैदा हो गई, जना बिल जबर जना बिल रज़ा। ऑब्वियसली आप जो सजाएं बता रहे हैं वो जना के हवाले से बात की जा रही है, 100 कोड़े मारे हैं या फिर संसार कर दिया जाए, खुलेआम सज़ा, इसमें कोई अभाम नहीं मौजूद। लेकिन अब ये जो रेप होता है इसके हवाले से, चूँकि ये लोग कहते हैं अमूमन कि इसके ऊपर कोई मज़ीद डिफ़ाइन नहीं किया गया कि अगर कोई रेप करता है, बिल जबर करता है जना, तो उसकी क्या सज़ा या उससे मज़ीद सख्त की जा सकती है कि आगे एक स्टेप आगे जाया जाए और इस तरह से नामर्द कर दिया जाए उस शख्स को? देखिए, रेप जना बिल जबर है। जना बिल रजा का माना यह है कि लड़का और लड़की आपस में रजामंदी के साथ पहले कभी सरंजाम दे रही है। जना बिल जबर के अंदर कोई एक फरीक राजी नहीं है, दूसरा फरीक उसे मजबूर कर देता है उस अमले कभी के ऊपर। जना बिल रजा के अंदर दोनों फरीक मुल्जिम ठहराए जाएंगे और उन पे जुर्म साबित होने के बाद उन्हें दोनों फरीक को सजा दी जाएगी। जबकि जना बिल जबर के अंदर मुतासरा फरीक को सजा नहीं दी जाती है। जना बिल जबर में सिर्फ और सिर्फ जो अक्यूज्ड है, जिस पे जुर्म साबित हो जाएगा, उसी को सजा दी जाएगी। ये एक बुनियादी फर्क है जो हमें समझने की जरूरत है। और जहाँ तक नामर्द करने की बात है, ये अल्लाह ताला की तख्लीक में तगय्युर के जुमरे में आएगा और किसी भी शख्स को रवा नहीं है कि वो एक इंसान की तख्लीक के अंदर तगय्युर पैदा करने के लिए किसी भी किस्म के कानून को लॉन्च करे और उस कानून के जरिए तगय्युर पैदा करने की कोशिश की जाए। तगय्युर तो उस वक्त पैदा किया जाए जब उसकी कहीं शरीयत की तरफ से कोई इजाजत दी जा रही हो या उसके ऊपर शरीयत खामोश है। यहाँ पर जब शरीयत बिल्कुल वाज़े है और शरीयत के अहकामात बिल्कुल वाज़े हैं, तो मैं नहीं समझता कि दोबारा से इस तरह के मामला को उठाने की क्यों जरूरत पेश आती है और क्यों इस तरीके से मामला। अच्छा अलामा साहब, इसको किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये इस्लाम के मुताबिक सज़ा होगी, ये एक स्टेट की सज़ा होगी, जैसे और भी बहुत से मामलात हैं जिसमें जो शरीयत की सज़ाएं हैं उनके बजाय स्टेट की सज़ाएं भी मौजूद हैं। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं और आप बेहतर तौर पर जानते हैं, वो चाहे चोरी के हवाले से हो, मर्डर के हवाले से हो या इस तरह के जितने भी, हाँ मतलब चोरी के हवाले से इस्लाम में वाज़े तौर पर है कि हाथ काट दिए जाएं, लेकिन यहाँ पर उम्र कैद भी होती है और मुख्तलिफ चीज़ों को डिफरेंट सिनेरियोज में देखा जाता है। फिर जो इस्लाम की रूलिंग्स हैं कि शहादतें बहुत ज़रूरी हैं, शहादतें देने वाला भी ऑथेंटिक हो, उन रूलिंग्स को फॉलो करना एक केस में शायद उस तरह से पॉसिबल नहीं रहता, टेक्निकली और साइंटिफिकली ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें तो पैरेलल चल रही हैं, तो क्या इस मामले में ये ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, अगर कोई चीज पैरेलल चल रही है तो इस्लामी ज़ाती काउंसिल की तरफ से उसके ऊपर कई बार वर्डिक्ट आ चुकी हुई है। जी जी, ये बात नहीं है कि उलमाए कराम इस पैरेलल के ऊपर कोई चुप करके बैठे हुए हैं या इसके ऊपर राजी हो गए हैं। उलमा का इसके ऊपर मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है, वो अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है और इसी तरीके से इस मौक़िफ़ पर भी उलमा कायम होंगे। मैं नहीं समझता कि जब एक सजाएं बिल्कुल वाज़े हैं, उन सजाओं के होते हुए हमें किसी दूसरी सजा के तयन की तरफ जाने की क्यों जरूरत पेश आ रही है। और पाकिस्तानी ऐसे माशरे के अंदर आप ये मुझे बताइए कि कितने ऐसे अफराद हैं जो कि 100% अपने ऊपर होने वाले जुल्म को सही तौर पे आगे पेश कर पाते हैं और कितने परसेंट ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाता लेकिन फिर भी अपने आप को मजलूम साबित कर रहे होते हैं। यहाँ तो सूरत हाल ऐसी भेड़ चल निकलेगी कि किसी भी खातून को जब किसी के साथ रन शक्कर हो जाएगा, वो फर्स्ट पे उसके ऊपर इल्जाम लगाएगी जना का और उसके बाद से उससे उस शख्स को इस सलाहियत के साथ महरूम कर देगी, करवा देगी। और हमारे यहाँ आपको पता ही है कि तफ्तीश और तहकीक का मेयार कैसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तहकीक और तफ्तीश के मेयार को भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अलामा रागिब नईमी साहब, बहुत शुक्रिया। और अलामा रागिब भी ये समझते हैं कि शरीयत में जब सजाएं मौजूद हैं तो उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, नई सजाओं की गुंजाइश नहीं होगी। बिल्कुल, सरेआम फांसी हो या सरेआम संसार किया जाए, इस शख्स को यही करना चाहिए। इसको माफ़ या फिर माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उम्र कैद भी नहीं देनी चाहिए, सरेआम फांसी ही इसकी सज़ा है। अगर आपके कानून में फांसी है, अगर आपके कानून में संसार है तो वो भी कर दें, लेकिन इसकी सज़ा कत्ल है। बिल्कुल सर। इसी के साथ अगली खबर की तरफ आएंगे जी, और अगली खबर ये है कि कल वफाकी काबीना का इजलास
इजलास भी हुआ है और ये इजलास जो है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने की, इस इजलास में जदीद जेल की तामीर के लिए इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की तरमीम की भी मंजूरी दी गई, जबकि सेनेट इलेक्शन में खुफिया रायशुमारी ख़त्म करने के लिए आईनी तरमीम की भी मंजूरी दी गई। और फिर इस इजलास में पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट्स के जजेस की तैनातियों और चीन और पाकिस्तान की वजारत टेलीकम्युनिकेशन में होने वाले MOUs की भी मंजूरी दी गई है। बिल्कुल, इसके साथ साथ विभाग काबीना ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को प्लॉट्स की अलॉटमेंट का मामला भी मौखर कर दिया है। इससे कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात शबरी फराज ने कहा कि अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी से मुतालिक कानून में तरमीम की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम जो मामला है वो जो है दोहरी शहरियत का, जो कि उठाया गया। दोहरी शहरियत जो है उसके लिए भी इजाज़त दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वो भी अब हिस्सा बन सकते हैं और वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फिर जो भी मामला है इस पर बात की जा रही है, इंतखाब लड़ने का हक देने के लिए अब आईनी तरमीम की जाएगी। अब ये एक बहुत बहस अब दोबारा से छिड़ चुकी है। दोबारा से छिड़ चुकी है जी दोहरी शहरियत के हवाले से, जैसा कि आपने जिक्र किया और हम सब समझते हैं और देखते आए हैं कि खान साहब जो है वो खान साहब ने भी कहा था पहले भी, और आपको मालूम है कि खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो कहते थे कि जी दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लोगों के स्टेक्स नहीं होते पाकिस्तान में, वो बाहर बैठे होते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, थोड़ा दिन गुजारते हैं, फिर यहाँ से फ़ायदा लेकर वापस चले जाते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। लेकिन जब खान साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा कि दोहरी शहरियत वाले बेसिकली तो ज़्यादा वफादार होते हैं कि वो पाकिस्तान वापस आते हैं अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, वापस आकर वो खिदमत करते हैं तो फिर उन्हें हक देना चाहिए कि वो इलेक्शन भी लड़ें और इधर हिस्सा बने काबीना का। उन्होंने कहा कि आप पहले भी और बाद में भी, आपको दिखाते हैं। हमारे मुल्क में पता नहीं ये क्या मसला है लोगों में कि वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को या ड्यूल नेशनल को ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई मुल्क के गद्दार हैं, लेकिन इनको इस तरह ट्रीट करना चाहिए। वो ओवरसीज वो जी ड्यूल नेशनल है, वो ये ओहदा नहीं ले सकता और वो कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर दूसरे दिन अदालत में लोग चले जाते हैं। मैं अभी तक हैरान हूं कि इनको ये नहीं समझ आ रही हमारे लोगों को जो ये इस तरह की बातें करते हैं। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है, ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। PTA का स्टैंड बड़ा क्लियर है, अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा पहले, क्या कहा बाद में, ये भी आपने देखा और ऑब्वियसली ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बहुत से मौजूद हैं और हमारे आर्काइव्स भी भरे हाँ, लेकिन कोई बात मेरे ख्याल में सब कुछ डिलीट कर देना चाहिए इमरान खान साहब के लिए। तो इमरान खान साहब के लिए सब कुछ डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा ही मामला चलता रहा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आती रहेंगी। लेकिन एनीवेज ये अब डिसीजन ले लिया गया वफाकी काबीना की तरफ से, आगे क्या पेशरफ्त होगी वो भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और जिक्र कर लेते हैं कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जहां पर 6 साला मरवा को दरिंदों ने अपनी हवस का निशाना बनाया और वो फिर बच्ची दम तोड़ गई और इस दुनिया में नहीं रही। अब उस हवाले से अपडेट ये है कि जिस मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 2 मुलजिमान ने बच्ची से ज़्यादती और कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम फैज़ और फैज़ू मकतूला के घर के करीब रहता था, ये उसने बताया। इंसदाई दहशतगर्दी मुलजिम अदालत में मरबा ज़्यादती कत्ल केस की समाअत जब हुई तो पुलिस ने दौरान तफ्तीश मुलजिमान का इतराफ़ी बयान तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश की है। फैज़ और फैज़ू ने इतराफ़ी बयान में ये कह दिया है कि मैंने और मेरे साथी अब्दुल्ला ने बच्ची को अगवा किया। अगवा के बाद मरवा को अपने घर लाकर बारी बारी ज़्यादती का निशाना बनाया और ज़्यादती की वजह से मरवा की मौत हुई, जिसके बाद मरवा की लाश को कपड़े में लपेट कर कचरा कुंडी में उसने फेंक दिया। इस शख्स और इस दरिंदे के साथी जो थे वो भी इतराफ़ कर चुके हैं। अफसोसनाक ये वाक़या और इसकी अब सज़ा जो है यकीनी तौर पर मिल जाएगी इसको। दिलबंद होता है अबूज़र, हमारी सोसाइटी इतनी इनसिक्योर हो गई है कि शायद अब हम वो हौसला इकट्ठा ना कर सकें कि अपने बच्चों को घरों से बाहर भेज दें। खुदारा मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ, पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर समझें और अपने बच्चों की खुद निगरानी करें। मत भेजें बच्चों को बाहर चीज़ लेने, दोस्तों के साथ खेलने, ये वो ज़माना नहीं है। और हमें इस चीज़ को अपनी एहतियात के तौर पर ज़रूर ऑप्ट करना होगा जब तक पाकिस्तान में सेफ इन्वायरमेंट नहीं हो जाता, रूल ऑफ लॉ उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। बहरहाल पर्टिकुलरली इस केस की अगर हम बात करें तो कराची से हमारे साथ दानियाल सैयद मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी दानियाल, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपडेट्स बताइएगा। एतराफ़ जुर्म कर लिया गया है मुल्ज़िम की तरफ से। जी बिल्कुल सिंबल, एतराफ़ जुर्म किया है। ये दो मुल्ज़िमान हैं, अब्दुल्ला और फैज़ू। ये दोनों मुल्ज़िमान इसी मरवा जिस इलाके में रिहाइश पजीर थी, ईसा नगरी कॉलोनी में, उसी के करीब इन दोनों मुल्ज़िमान की भी रिहाइश थी। अब्दुल्ला जो मुल्ज़िम है उसकी दर्जी की दुकान थी, और फैज़ू जो है वो उसी इलाके में रहने वाला था। इन दोनों मुल्ज़िमान ने जो एतराफ़ जुर्म किया उसमें इन दोनों मुल्ज़िमान का कहना है कि बच्ची को जाते हुए देखा, उसके बाद इन्होंने बच्ची को चीज़ के बहाने अगवा किया और उसे अपने घर ले गए, उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसको कत्ल किया और उसकी लाश को ट्रॉली में डालकर करीबी जो कचरा कुंडी थी कपड़े में लपेटा। उसके बाद इस बच्ची की लाश को कचरा कंडी में फेंक दी। 4 सितंबर को ये बच्ची अपने घर से चीज़ लेने के लिए निकली थी, जिसके बाद लापता हुई। 4 सितंबर की रात को अहले खाना ने जो थाना था उस थाने में ये दरख्वास्त जमा कराई, PIB थाने में। उसके बाद 5 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ। दानियाल, आपने इन मुल्ज़िमान को देखा है इस पूरे वाक़े को जिस तरह उन्होंने नरेट किया, वो जिंदा कैसे हैं इस पूरे इंसिडेंट के बाद? एक मासूम बच्ची मर गई उनके हाथों में, उनके सामने, और उसकी डेड बॉडी को भी फेंक दिया। ये जिंदा कैसे हैं? जी बिल्कुल सिंबल, इंतहाई शर्मनाक अमल इन मुल्ज़िमान की जानिब से किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि कई मुश्तबा अफराद को जो उस इलाके में रहते थे उनके DNA सैंपल भी हासिल किए गए। इन दोनों मुल्ज़िमान को शक की बुनियाद के ऊपर जब हिरासत में लिया तो इन्होंने एतराफ़ जुर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने इनके DNA सैंपल भी हासिल किए। दानियाल, ये तो सब कुछ कार्रवाई अब तक तो हो चुकी है, हमने बताया भी है फिर नाज़रीन को, और ऑब्वियसली बड़ा अफसोसनाक दर्दनाक दरिंदों ने जिस तरह से बताया वो भी हम तो बता भी नहीं सकते। इतना अफसोस हुआ पढ़कर और यकीन ही नहीं आता ये शख्स जो है इंसान है क्या है, दरिंदा है, इसकी समझ तो अभी तक हमें नहीं आ सकी। अब होगा क्या, दफात कौन सी लगाई गई हैं, ट्रायल कितना है, स्पीडी कितना किया गया है इसको, क्योंकि अब तो साबित हो चुका सब कुछ, जुर्म भी इतराफ़ भी हो चुका है। कब इसको फांसी लगनी है ये बताएं। अब उधर देखें, इब्तिदा में इस बच्ची के अगवा की दफ़ात जो है वो शामिल की गई थी, लेकिन जब लाश मिली तो उसके बाद उसमें कत्ल की दफ़ात भी शामिल की गई थी। उसके बाद जब बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ जिसमें बात सामने आई कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी की गई है, तो फिर ज़्यादती की दफ़ात शामिल की गई, जिसके बाद पुलिस हुकाम ने जो है इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करने की अदालत से दरख्वास्त की है कि इस मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की जाएँ। पुलिस इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ात, कत्ल की दफ़ात, ज़्यादती की दफ़ात और अगवा की दफ़ात इस मुकदमे में दर्ज की गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दानियाल, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम उम्मीद करते हैं साफ बहुत जल्द मिलेगा, और जल्द से मुराद स्पीडी ट्रायल होगा। पेरेंट्स को मजीद किसी और ट्रॉमा से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि उन्होंने जो अपनी मासूम बच्ची, मासूम कली जो मुरझा गई इन दरिंदों के हाथों, बिल्कुल उनका इंसाफ जो है वो इन पेरेंट्स को मिलना जल्द अज जल्द बहुत, और इंशाल्लाह ताला इनको भी इंसाफ मिलेगा, और तमाम बच्चियां, तमाम बच्चे जिनके साथ इस तरह से वाक़यात हुए हैं उनको भी इंसाफ मिलेगा। इसके लिए कानून मजीद सख्त बनाने होंगे, मजीद सख्ती करनी होगी, इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, इनको फांसी देनी होगी, तभी इस तरह से हम वाक़यात को रोकता हुआ देख सकेंगे। अदरवाइज इस तरह से ये दरिंदे फिरते रहेंगे और हम लोग यूं ही रोते परेशान बैठे रहेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को और हम सबको महफूज रखना, और आप ही का सहारा है। अब मुझे लगता है सिर्फ अल्लाह ताला ही हाफिज है और अल्लाह ताला का ही सहारा है, तो दुआ भी अल्लाह ताला से ही हरदम ये है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। इसी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।